गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। सीटेट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे और बहुत सारे पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे सीटेट का। और आज हम करने वाले हैं 31 जनवरी 2021 का पेपर जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। और आज जो है सीडीपी के प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं ऑनलाइन पेपर के, ऑफलाइन पेपर के, वो सभी जो है चैनल में अवेलेबल कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। हमारा प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। तो देखिए, विभिन्न पृष्ठभूमि से जो है बच्चे जो है आते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में, तो ऐसे में जो है विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता होंगे, ठीक है। तो उन्हें जो है एक अध्यापक को किस तरह से संबोधित करना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। हमारा ऑप्शंस है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मानकीकृत कभी भी आपको वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा वो ऑप्शन जो है नेगेटिव होगा। ओके। और देखिए, यदि नेगेटिव भी पूछा गया है, नहीं करके पूछा गया है, तो वही आंसर होता है। मैंने ये ट्रिक पहले भी बता रखा है आपको। और देखिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करने वाली कथन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी नहीं है, बल्कि इसे जो है बढ़ावा देनी है, क्योंकि भारत एक विविधता वाली देश है। इसमें जो है विभिन्न भाषा बोलने वाली, विभिन्न संस्कृति को फॉलो करने वाली, त्योहार मनाने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो इसको जो है हमें बढ़ावा देनी है, क्योंकि ये जो है भारत के लिए एक विशेषता के रूप में है। तो इसे जो है हमें बढ़ावा देनी है। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही। विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने से जो है सभी पृष्ठभूमि के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे और उन्हें जो है ये भी अच्छा भी लगेगा और समझने में भी उन्हें आसानी होगी। तो अधिगम करने के लिए जो है उन्हें आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी समस्या समाधान जो है उसे जो है हम किस प्रकार से जो है सुसाध्य कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। नहीं, तो देखिए, विद्यार्थियों में यदि आप डर का भावना पैदा कर देते हैं, वे जो है भय में रहेंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का जो है क्षमता उनमें विकसित नहीं हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, एक ही चीज को बार बार अभ्यास कराने से या याद कराना, ये सब जो है प्रक्रिया सही नहीं होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समस्याओं के हल हेतु अस्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर जो है समस्या समाधान क्षमताओं को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन है, क्वेश्चन कभी भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे तो अंडरलाइन भी कर दिया गया है, लेकिन सभी प्रश्नों में आपको अंडरलाइन किया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन ऑलरेडी था, नहीं करना है तो नहीं ऑप्शन में विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। जो अधिगम कठिनाई से जो बच्चे जूझ रहे हैं, उन छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को जो है क्या नहीं करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बिल्कुल अध्यापक को जो है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नताएं जो है हर एक बच्चों में पाई जाती है। हर एक बच्चा जो है अलग अलग होता है, तो इसी के अनुसार से जो है योजना बनाना, ताकि उन्हें जो है अधिगम करने में आसानी हो, लर्न करने में आसानी हो। ऑप्शन 1 आपका इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यदि जटिल संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है तो अध्यापक जो है ऐसे करते हैं, तो बच्चों को जो है अधिगम करने में और कठिनाई महसूस होगी। तो इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं करना पूछा गया है, तो शिक्षक को जो है जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, जो भी बच्चों की आवश्यकता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जो सुनने में जिन्हें अक्षमता है, परेशानी है, उनके लिए श्रव्य सामग्री, ये सब का सामग्री का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
जिन्हें भी आवश्यकता है उनके लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी आपका सही हो जाएगा। इससे जो है रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए श्री होगा यहाँ पे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अति सक्रियता, असत्कर्ता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो देखिए जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनमें जो है अपसारी चिंतन देखने को मिलती है। वे जो है किसी एक समाधान के लिए अनेक हल ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो देखिए बिना विश्लेषण के ही आप डायरेक्ट जो है अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। यदि आप जानना चाह रहे हैं, अवलोकन करने आप जा रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस चीज का अवलोकन करना है, किस चीज पर हमें ध्यान केंद्रित करनी है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुकरण, नकल को दोहराना। नकल नहीं करना है और दोहराना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अनुकरण करना, उस किसी का जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है सिर्फ उसी का अनुकरण कर लेना, नकल करने से इससे जो है कोई भी जो है बच्चे जो है अपसारी चिंतन नहीं करते हैं और उनमें जो है लर्न वो नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो देखते हैं वही कॉपी करते हैं। तो ये आपका सही नहीं होगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, याद करना भी आपका नहीं होगा। ये जो है सही अध्ययन अध्यापन अधिगम का सही प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ याद कर लेने से जो है बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे। जब तक वो समझेंगे नहीं चीजों को, वो नहीं सीख सकते हैं, नहीं लर्न कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जो भी है उसके बीच जो है संबंध बनाना, संबंध खोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चे क्या होंगे कि आसानी से सीख जाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि? तो देखिए कोई भी कार्यकलाप जो है अध्यापिका देती है, तो उन्हें जो है छात्रों द्वारा जो विभिन्न त्रुटियां हुई है उसका विश्लेषण उन्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो देख लेते हैं आपके ऑप्शंस हैं। इसके आधार पर वो ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या अलग करने के लिए जो है त्रुटियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए? नहीं, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। सिर्फ त्रुटियां जो है त्रुटियां को जो है आप सही कर देंगे तो उसी पर जो है ये निर्भर नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कहीं भी केवल शब्द दिखे ऑप्शन नेगेटिव होगा, आप समझिएगा। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दंड देने के लिए जो है वो त्रुटियों का विश्लेषण नहीं कर रही है। ठीक है, बच्चे यदि गलती करते हैं कोई भी कार्य करते समय, तो उन्होंने जो भी त्रुटियां की हैं उसे जो है सुधार करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि वे जो है जो भी उन्होंने गलती की है उसे सुधार सकें और लर्न अच्छे से कर सकें। तो देखिए यहाँ पे त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तक जो है त्रुटियों का सुधार नहीं होगा, उसने जो भी मिस्टेक किया है उसके प्रति जो है विश्लेषण नहीं होगा, उसे नहीं बताया जाएगा बच्चों को, तो नहीं सीख पाएंगे। वो उसी चीज को बार बार दोहराते चले जाएंगे और वे समझेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो वो जो है उसका जो भी वो गलती कर रहे हैं अध्यापन के क्रम में, उसे जो है सुधार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। है आपका अधिगम को की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? देखिए अधिगम जो है बच्चे जो लर्न कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आप देखते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं, खुद हम अपने दोस्तों के साथ भी होते हुए देखते हैं, खुद के साथ भी कभी कभी हम ये फील करते हैं कि हम जो है तैयारी के दौरान जो है हार मान जाते हैं कि अब जो है मुझसे नहीं हो पाएगा। और आप जो है क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इससे बच्चों में भी ये देखने को मिलती है। बच्चे जो है जब पढ़ने आते हैं तो बहुत सारी
चीजें उनके साथ होती हैं तो कभी कभी जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं होता है, मुझे तो आता ही नहीं है। इस प्रकार से जो है उनकी मानसिकता बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो जो है अपना जो उनका जो है वो इंटरनली वो मोटिवेटेड रहे, वो जो है अपने काम के प्रति अभिप्रेरित रहे, अपने लर्निंग के प्रति अभिप्रेरित रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, क्या आसान क्रियाकलाप दे देंगे तो उनका जो है मन लगा रहेगा? नहीं, सिर्फ आसान क्रियाकलाप देंगे तो और का जो भी क्रियाकलाप होगा और बहुत कुछ जो लर्न करना रहता है वो नहीं सीख पाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, नहीं, ये आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सिर्फ याद करना जो है काफी नहीं होता है। बच्चे याद कर भी लेते हैं तो कुछ ही देर में भूल भी जाते हैं, और इससे जो है वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो ये भी आपका इसलिए आपका गलत हो जाएगा। बच्चे को दंड देकर, किसी भी बच्चे को आप दंड देकर, डांट कर, पीट कर उसे जो है आप नहीं समझा सकते हैं, बल्कि उसे जो है जो भी त्रुटियां कर रहा है उसे सुधार कर, और उसे जो है क्लासरूम में विभिन्न क्रियाकलाप कराकर और सभी वर्गों को जो है शामिल करते हुए, उदाहरण में उन्हें भी शामिल करते हुए यदि आप जो है कक्षा संचालन करती हैं या करते हैं, तो ऐसे में जो है बच्चे जो है आपके प्रति बच्चे जो है लर्निंग के प्रति आकर्षित होंगे और वे जो है अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा और वो जो है मोटिवेटेड रहेंगे। प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर यदि जोर दिया जाता है तो बच्चे का जो है अभिप्रेरणा कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखिए दिया गया है सिर्फ शर्मिंदगी और डैश दिया गया है। बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो देखिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे यदि शर्मीले हैं, वे जो है कोई भी अपना प्रश्न है वो शिक्षक के सामने नहीं रख पाते हैं, या कोई भी अपना कार्य कर लिया तो उसे दिखाने में हिचकिचाते हैं या डरते हैं, शर्माते हैं, तो इस तरह का जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, तो ये अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रभावशाली है, ये गलत हो जाएगा। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसे जो है जड़ से खत्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो है खुलकर प्रश्न करने की जो है अवसर देना चाहिए, और जो भी उनके मन में है जिज्ञासा है उनके प्रति जो है उनका जो जिज्ञासा है उसको पूछना चाहिए शिक्षक को, और उस पर जो है उन्हें हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि वे जो है अधिगम कर सके, लर्न कर सके और विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सके। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी गलत। संज्ञान से इसका संबंध है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए शर्मिंदगी का बिल्कुल सही, जो बच्चे जो शर्मीले होते हैं उनका जो है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए शर्माना नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको खुलकर टीचर के सामने जो है क्वेश्चन करना है, बात करना है, और एक शिक्षक के रूप में भी जो है हमें बच्चों को अवसर देना है। सभी जो जिस भी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उन्हें जो है अवसर देना है, ताकि वे जो है अपना बातों को खुलकर रख सके, उनके मन में जो भी जिज्ञासा है वो जो है प्रश्न कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम का संरचनात्मक विचार। यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो देखिए ज्ञान की संरचना में क्या होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों का कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। देखिए जो लर्निंग का संरचनात्मक विचार होता है, यह क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं, सीखने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, और बच्चे यही जो है उनके लिए अच्छी होती है और वे जो है आसानी से सीख पाते हैं। लेकिन बच्चे यदि पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहे तो वे जो है सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों की विशेष भूमिका होती है, वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, वयस्कों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है
अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अस्थायी है। तो देखिए, क्या योग्यता स्थायी होती है? नहीं, ये तो आपका गलत ही हो गया। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए जो है कौन सा धारणा उपयुक्त है? देखते हैं, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। यदि आप किसी चीज को जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसे बार बार यदि आप प्रयास करते हैं, उस आप अपने आप जो है उसे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं बार बार, तो उसे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे जो है आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। किसी भी कोई भी चीज है, कोई भी स्किल है या कुछ भी है, आप उसे सीख सकते हैं। बच्चा भी है, यदि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है प्रयास के बाद भी नहीं सीख सकता, बल्कि यदि वो प्रयास करे तो आसानी से सीख सकता है। प्रयास से ही हर इंसान सीखता है। ठीक है, असफलता अनियंत्रित है, बिल्कुल नहीं। यदि असफलता मिले तो उसे जो है नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि असफलता भी एक जीवन का पार्ट ही होता है। यदि कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसे जो है अनियंत्रित नहीं होना है, बल्कि उसे जो है गलती करके ही इंसान सीखती है, असफल होने के बाद ही जो है इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ठोकर खाने के बाद ही इंसान जो है सफलता उसे मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें और हमेशा जो है मोटिवेटेड रहें अपनी पढ़ाई को लेकर और आगे जीवन में बढ़ते रहें। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। योग्यता सुधार्य है, बिल्कुल सही। जो भी योग्यता है जो है उसमें जो है हम प्रयास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा जो है उसे सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में जो है जो भी योग्यता है उसका स्थायी है और दूसरा व्यक्ति जो है उसके योग्य नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि वो यदि कार्य करे, मेहनत करे और अपने लक्ष्य के प्रति जो है कर्म करते रहे तो जरूर आगे बढ़ सकता है और योग्य व्यक्ति बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो देखिए, कौन सा जो है विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देता है? देखते हैं, ऑप्शन है बारंबार परीक्षा। बारंबार परीक्षा लेने से जो है बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, वो उनका जो है समझ नहीं बढ़ता है। बारंबार परीक्षा लेना आपका गलत हो जाएगा। अन्वेषण एवं संवाद सही है। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका अन्वेषण और संवाद, क्योंकि जो है विद्यार्थियों की इससे जो है संकल्पनात्मक समझ जो है बढ़ती है। बच्चे जो है कुछ नया खोजते हैं, उसमें उसके प्रति जो है बच्चे चिंतन करते हैं और एक साथ जो है कार्य करते हैं, तो बहुत कुछ एक दूसरे से इंटरेक्शन से भी सीख रहे होते हैं और नए खोज और संवाद से जो है वे सीख रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है आपको बतानी है। आपको ऑप्शंस देख लेते हैं। जब वो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, क्या जो अधिगम है सामाजिक संदर्भ में हो तो बच्चे जो है सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं? नहीं, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, कठिनाई कहा गया तो नेगेटिव आपको खोजना है इसमें। ठीक है, तो कभी जो बच्चे जो है सीखने में कब कठिनाई महसूस करते हैं, तो अधिगम जब है सामाजिक संदर्भ में होता है तो नहीं, क्योंकि बच्चे जो है समाज से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और सामाजिक मुद्दों पर जो है वो सीखने में उन्हें और आसानी होती है, ना कि उन्हें कठिनाई होती है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु को जो है कोई भी विषय वस्तु है उसे जो है बहुरूपों में जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे बच्चे और आसानी से सीख लेते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, यदि अलग अलग टुकड़े में जो है टुकड़ों में जो है सूचना को प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों को सीखने में थोड़ी कठिनाई आती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, बच्चे जो इंटरनली मोटिवेटेड हैं उनको वो जो है खुद सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? तो देखिए, अधिगम जो है
बच्चे कौन सी स्थिति में अधिक कर पाते हैं? तो देख लेते हैं, आपके ऑप्शंस हैं मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। बच्चे में यदि उत्तेजना नहीं रहेगा सीखने के लिए और कोई भय नहीं, ये तो ठीक है, भय नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तेजना नहीं रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। उच्च उत्तेजना, अधिक उत्तेजना भी अच्छा नहीं होता है, और उसमें भी उच्च भय हो तो बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। निम्न उत्तेजना हो, उच्च भय हो, तब तो और नहीं सीख पाएंगे। बच्चे जो है डरा हुआ है बहुत, जो है उसे उच्च भय में है, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, सीखने के प्रति जो है किसी का भी मध्यम उत्तेजना है बच्चों का, और यदि उनमें कोई भय नहीं है, उस सीखने के लिए जो है सही स्थिति होती है, सर्वोत्तम स्थिति आपका वही होगा, मध्यम उत्तेजना होगा और कोई भय नहीं होगा, तो बच्चे जो है अच्छे से सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? देखिए, बच्चों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, तो इस बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो ये जो है किस कारण से होती है? तो देख लेते हैं, आपके ऑप्शन है ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। क्या इससे जो है प्रतिरूपित किया जा सकता है? नहीं, बल्कि दोनों का जो है रोल होता है। बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसमें जो है दोनों का इसमें रोल होता है, पर्यावरण का भी होता है और आनुवंशिकता का भी होती है। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के परस्पर, बिल्कुल सही। केवल आनुवंशिकता पर नहीं होगा, केवल पर्यावरण पर नहीं होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पर, पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है किस पर प्रतिरूपित होती है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक ट्रिक मैंने आपको इससे भी पहले भी बता रखा है और आज भी बताना चाहूंगी कि जब तक मैं क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं बताती हूँ, वीडियो देखने के दौरान आप क्या करें कि उससे पहले ही आप कमेंट करके खुद का एडजस्टमेंट करें, खुद का आकलन करें कि आप जो है कितना प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट जो है इस प्रकार से आप खुद लगा सकते हैं वीडियो देखने के दौरान। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट वीडियो इस क्वेश्चन का। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो देखिए, साइना है वो स्वयं से जो है बात कर रही हैं कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? देखिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। खुद से बात करना, ठीक है, खुद से जो है जैसे कि आप खुद भी ऐसा करते होंगे, कभी कभी कोई कार्य आप कर रहे हैं और खुद के बारे में जो है सोच रहे हैं, ठीक है, और खुद से जो है बात कर रहे होते हैं, तो उसी तरह जो है साइना सोच रही है किस प्रकार से जो है वो खुद का प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन के बारे में जो विचार दिया था उसके अनुसार जो है व्यक्तिगत वाक है, निजी वाक है, ये क्या दर्शाता है? तो इसे जो है हम कह सकते हैं स्वनियमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे स्वनियमन। जो निजी वाक होता है या व्यक्तिगत वाक होता है, इसे हम स्वनियमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।